नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार का कुनबा एनडीए हो या फिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का खेमा महागठबंधन हो, दोनों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर एनडीए से नीतीश कुमार का नाम आगे है, वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो भावी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पीछे नहीं है। हालांकि दोनों ही गठबंधनों में अगर सहयोगी दलों की बात करें तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा। नेतृत्व में लड़ेंगे चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में बीते दिनों आरजेडी के आप कह सकते हैं कि अभी के हालात में सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करके पटना लौटे हैं और अब कल यानी कि गुरुवार 17 अप्रैल को बिहार में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग का मसला होगा, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां हैं। खासकर मुकेश सहनी के आने के बाद गठबंधन में और भी दांवपेच बढ़ गए हैं। कितनी सीटों पर कौन लड़ेगी, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, सिटिंग सीट के भी हेरफेर की खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम का चेहरा या डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी बातचीत इस गठबंधन के अंदर इस बैठक में हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक चौंकाने वाली खबर आरजेडी खेमे से निकलकर सामने आ रही है। खबर ऐसी है जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आरजेडी इस बार 2025 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो हर हाल में इस बार सत्ता पर काबिज होना चाहती है, यानी कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से मिले, इसके लिए वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। और इसके लिए बताया ये जा रहा है, जो खबर निकलकर सामने आई है कि आरजेडी पूरे बिहार में एक सर्वे करा रही है। अब सर्वे तो बहुत तरीके के होते हैं, सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ में, योजनाओं की विफलता को लेकर, या जो नेतृत्व पार्टी का है उसको लेकर, या विधायकों के फीडबैक को लेकर, टिकट कटेगा नहीं कटेगा, इन तमाम चीजों को लेकर सर्वे कराया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी जो सर्वे करा रही है वो कुछ हटकर है। सर्वे इस तरीके का है कि एनडीए के नेता अगर इसके बारे में जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा। हालांकि कई स्तरों पर कई राज्यों में इस तरीके के सर्वे होते हैं, क्योंकि जीत हार की बात है। जितने ज्यादा विधायक आपके पास है उतने ज्यादा पावर में आप हैं और सरकार आपकी बनने की उम्मीद होती है, क्योंकि बहुमत आपको हर हाल में हासिल करना होता है। अब बिहार में जिसके पास 122 विधायक हैं वो सरकार बनाता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, सरकार में मंत्री बनता है, उप मुख्यमंत्री बनता है। अब गठबंधन बना के करिए या फिर एक पार्टी बहुमत लाकर करिए, लेकिन इन सबके बीच में जो सर्वे की हम बात कर रहे हैं वो सर्वे चौंकाने वाला है, समझने वाला है, जानने वाला है। सर्वे इस तरीके का है आरजेडी जो करा रही है कि एनडीए के कौन कौन नेता बागी होने जा रहे हैं। अब बागी का मतलब आप समझ सकते हैं। अभी तो बागियों से खुद आरजेडी परेशान है, खासकर वो बागी जिन्होंने पाला बदल लिया विधायक होते हुए और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। चाहे नीलम देवी मोकामा, सूर्यगढ़ा के प्रहलाद यादव, शिवहर के चेतन आनंद या मोहनिया की संगीता कुमारी, ये तमाम आरजेडी के विधायक जो हैं वो खेमा बदलकर अब सत्ता पक्ष के बीच बैठे हुए हैं। और शायद अब इसी से आरजेडी ने भी अपना एक रास्ता निकाला है। रास्ता है कि बागियों पर नजर गड़ा के रखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने ये देखा है कि बागियों को टिकट देने से जीत के आसार बढ़ते हैं। आप उदाहरण के तौर पर अगर लीजिएगा तो औरंगाबाद लोकसभा का सीट ले लीजिए। अभय कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड में थे, टिकारी के पूर्व विधायक, 2020 में जेडीयू के टिकट पर बेलागंज से चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के पक्ष में रहते थे। तेजस्वी यादव लालू यादव को खूब गाली देते थे,
लेकिन लोकसभा का टिकट चाहते थे। गठबंधन में उनके पक्ष में बात नहीं बनी तो आरजेडी के पाले में गए। आरजेडी ने उन्हें औरंगाबाद की सीट दे दी, वो सीट जहां पर वो चुनाव नहीं लड़ती थी। कांग्रेस या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वहां पर कैंडिडेट देते थे, तो वहां पर आरजेडी ने बिना गठबंधन में बात किए अभय कुशवाहा को उतार दिया और लगातार कई बार से जीत रहे बीजेपी के सुनील सिंह को अभय कुशवाहा ने परास्त कर दिया और बड़े अंतर से परास्त कर दिया। यहां पर बागी का महत्व आरजेडी को समझ में आया। आरजेडी ने एक और बागी को लोकसभा में टिकट दिया था, वो बागी थे दीपक यादव, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर परिसीमन के बाद से हमेशा जेडीयू के पक्ष में रहा है, यानी जेडीयू कैंडिडेट जीतते रहे। पहले बैजनाथ महतो और उसके बाद आपके उनके बेटे सुनील कुशवाहा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर आरजेडी ने एक गेम किया। वो जानती थी कि उसके पास जो कैंडिडेट है वो टक्कर का नहीं है, तो दीपक यादव जो कि बीजेपी में थे, वो इस बार वाल्मीकि नगर से सीट चाहते थे, उम्मीदवार बनना चाहते थे। लेकिन जेडीयू के खाते में सीट गई तो कैसे बनते, ऐसे में बागी हुए तो आरजेडी ने उन्हें लपक भी लिया और अपने पाले में ले आए। और जिस सीट पर लगभग 4 लाख 3.5 लाख से आरजेडी की 2019 में हार हुई थी, वहां पर 2024 आते आते वो हार का मार्जिन 1 लाख के नीचे चला गया। जाहिर तौर पर दीपक यादव के पक्ष में बीजेपी के भी खेमा आए और आरजेडी का वोट तो उनके साथ जुड़ा है, महागठबंधन का वोट तो उनके साथ जुड़ा है। तो ये जिस तरीके के दो उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सामने आए, उसके बाद आरजेडी का मन बदला है। भले ही तेजस्वी यादव कई कार्यक्रमों में ये कहते आ रहे हैं कि इस बार वो उन्हीं को टिकट देंगे जो आरजेडी के लिए काम कर रहा है, जो जमीन पर मेहनत कर रहा है। कई ऐसे आरजेडी के नेताओं को लोकसभा में टिकट मिला भी, लेकिन देखिए बात सत्ता की है, सरकार की है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यादव का कब्जा हो, लालू परिवार का कब्जा हो, इसलिए कोई कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए। और ऐसे में आरजेडी लगभग एनडीए के 50 सीटों को निशाने पर लिए हुए हैं, 50 सीटों को। और उन 50 सीटों पर बागियों का इंतजार चल रहा है, बागियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखिए, आप जानते होंगे कि 2022 में अगस्त के महीने में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर चले गए थे आरजेडी के साथ। और जब आरजेडी के साथ गए तो कई ऐसे नेता थे दूसरे खेमे में जिन्हें लगता था कि अब तो आरजेडी और जेडीयू 2025 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे, और ऐसे में वो बीजेपी का दामन थाम लिए और उम्मीद में थे कि टिकट मिलेगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार अचानक से 2024 में पाला बदल लिए, फिर बीजेपी के साथ आ गए। और ऐसे में जिस जेडीयू के सीट पर इन नेताओं की दावेदारी थी जो बीजेपी में शामिल हुए थे, अब उनके लिए हालत जो है एकदम खराब हो गई है, रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। और ऐसे में ये नेता तो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि शायद जेडीयू उनको टिकट दे, क्योंकि बीजेपी के चेहरा और आज जेडीयू के सिंबल पर कितने लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में इन नेताओं के अंदर है कि भाई चुनाव तो लड़ना है, अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो सीट नहीं मिलेगा, ऐसे में क्या करेंगे। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और साथ ही साथ अपने क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ लेंगे। और इन्हीं नेताओं पर आरजेडी ने नजर गड़ा कर रखा है, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, लोजपा के हों, कुशवाहा जी के हों या मांझी जी के हों। और ऐसे नेताओं को टारगेट करके अभी से उनका सर्वे कराया जा रहा है कि इन नेताओं के पास वोट बैंक आखिर कितना है, अगर ये अकेले लड़ते हैं तो कितना वोट लेकर आते हैं। अब ऐसे में कई सवाल हैं कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी आखिरकार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, अभी तक बंटवारा तो नहीं हुआ है और ना ही कोई औपचारिक घोषणा किसी की तरफ से की गई है, लेकिन एक आकलन है और ये अंदर के आकलन है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरजेडी टस से मस नहीं होने वाली है 2025 में। कांग्रेस कितना भी चिल्ला ले, कितना भी अकड़ दिखा ले, कांग्रेस के प्रभारी कितना भी
चुप्पी साध ले, मुख्यमंत्री माने ना माने, पप्पू यादव कितना भी घिस ले, लेकिन आरजेडी महागठबंधन में 140 सीट के नीचे टस से मस नहीं होने वाली है। वो 140 सीटों पर लड़ेगी ही लड़ेगी। कांग्रेस जो पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी, उसके बारे में खबर है कि 45 से 50 सीटें उसको मिल सकती हैं। वाम दलों की जो सीटें हैं वो पहले की तुलना में बढ़ेंगी, लगभग 35 सीटें उन्हें देने की खबर है। मुकेश सहनी जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बने, अब 2025 के विधानसभा चुनाव तक इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे कहना थोड़ा मुश्किल है। कई तरह की खबरें उनको लेकर चलती हैं, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं तो मुकेश सहनी को 10 से 12 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब नए नए गठबंधन का हिस्सा बनने की उम्मीद पाले हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। और पशुपति कुमार पारस को लेकर यह खबर है कि 5 से 6 सीटें ही उनको दी जा सकती है महागठबंधन में, इससे ज्यादा की उम्मीद वो ना ही लगाएं तो उनके लिए बेहतर है। अब ये तो हो गई सीटों की बातचीत। अब हम आपको कुछ उदाहरण देकर बता देते हैं कि आखिरकार वो कौन सी सीटें हो सकती हैं जिस पर आरजेडी सर्वे कराकर बागी पर नजर गड़ाए हुए है कि जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, अगर उसके पास 20,000, 25,000, 30,000 प्लस वोट है तो फिर उसको टिकट देने में कोई गुरेज नहीं करना है, क्योंकि फिर उसके साथ हमारा वोट जुड़ेगा और वो हमें सीट निकाल कर दे सकता है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सीट आता है, बांका जिले की है अमरपुर विधानसभा। अब अमरपुर विधानसभा का जो हाल है, वहां के जो वर्तमान विधायक हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं और बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं जयंत राज, जाति से कुशवाहा हैं। लेकिन 2020 का जो उनका रिजल्ट रहा, बड़े मुश्किल से चुनाव जीते वो, लगभग 2,500-3 हजार वोटों से ही उन्हें जीत मिली। जयंत राज को मिला 54,308 वोट और जितेंद्र सिंह कांग्रेस कैंडिडेट को मिला 51,194 वोट। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी जो अकेले दम पर मैदान में थी, उसके कैंडिडेट मृणाल शेखर को 40,308 वोट मिला। यानी कि मृणाल शेखर के पास अपना दम है, मृणाल शेखर अमरपुर में कारनामा कर सकते हैं, वो कैंडिडेट जिताऊ बन सकते हैं। और इसी तरह के कैंडिडेट पर आरजेडी ने नजर गड़ा कर रखा है। अब सवाल है कि नजर गड़ा कर रखा है तो टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 2015 की भी अगर बात कर ले तो मृणाल शेखर जब महागठबंधन की लहर थी तो बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और लगभग 62,000 वोट वो लेकर आए थे, 10,000 वोटों से ही उनकी हार हुई थी। तो मृणाल शेखर के पास व्यक्तिगत वोट है, ऐसा आप मान सकते हैं। और अगर मृणाल शेखर पर आरजेडी दांव खेलेगी, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो हो सकता है कि वो आपको चुनाव जीत कर भी दिखा दे। अब एक और सीट है, हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की सीट गोविंदगंज। गोविंदगंज ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है। यहां से जो वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी के सुनील मणि तिवारी हैं। 2020 में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ी और सुनील मणि तिवारी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए, लगभग 25-27 हजार वोटों से वो चुनाव जीत गए। लेकिन उसके पीछे कारण था, कारण यह था कि कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार वो लगभग 38,000 के आसपास वोट लेकर आए, जबकि उनको समर्थन था महागठबंधन का, आरजेडी का भी था, वामदल का भी था। लेकिन अकेले दम पर मैदान में उतरे राजू तिवारी, अभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें लगभग 32,000 वोट मिल गया। और 32,000 वोट लाने के बाद भी अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं जीते तो आप ये उम्मीद पाल सकते हैं कि यहां पर महागठबंधन के पास कोई आधार नहीं है चुनाव जीतने का, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो वोट में सेंधमारी कर ले या उसके पास कुछ अपना वोट हो। ब्रजेश कुमार को जो वोट मिला होगा जाहिर है महागठबंधन का, तेजस्वी, कांग्रेस, वामदल का होगा। तो ऐसे परिस्थिति में राजू तिवारी गोविंदगंज में ट्रम्प कार्ड है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनको लेकर खूब चर्चा हुई कि भैया चिराग के बाद तो लोजपा में किसी का टिकट फिक्स है तो वो राजू तिवारी का फिक्स है। लेकिन धोखा हो गया
या फिर पार्टी नेतृत्व उन्हें मनाने में कामयाब हो गया, या फिर चिराग पासवान किसी और रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वैसे भी 2024 में कार्यकर्ताओं को तो टिकट लोजपा के अंदर नहीं ही मिला है। चिराग पासवान को मिला, उनके बहनोई को मिला, उनके चाहने वाले आप देख लीजिए राजेश वर्मा को मिल गया, बीना देवी जो पार्टी तोड़ चुकी थी उनको टिकट मिल गया, शांभवी चौधरी पैराशूट कैंडिडेट उनको टिकट मिल गया। तो लोजपा में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती हो, टिकट मिलती हो, ऐसा कुछ देखने को बहुत कम मिलता है और चिराग के नेतृत्व में भी वो हमें देखने को मिला। अब राजू तिवारी दूसरे नंबर के चेहरा जरूर थे, लेकिन कहां कैंडिडेट बन पाए। अब 2025 की बारी है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि बीजेपी से चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष के सीट के लिए तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर मन में कुछ और चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे परिस्थिति में देखना होगा कि क्या राजू तिवारी मैदान में आते हैं या विपक्षी खेमा उनको अपने पास लाने की कोशिश करता है, क्योंकि राजू तिवारी 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी, इसके बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे और बड़े मार्जिन से, लगभग 30,000 के आसपास के मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार को ही हराया था। तो ये आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा वोट जो है वो राजू तिवारी के पास है। तो इस तरीके के कई कैंडिडेट हैं, चाहे बात आप रोसड़ा सीट की भी कर सकते हैं, कई और सीटें हैं, अगर नाम लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि आरजेडी का जो खेमा है वो इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई चूक ना हो। इस बार तेजस्वी यादव किसी हाल में सीएम बन जाए, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए, इसके लिए देखिए तेजस्वी यादव की कैंपेनिंग तो चल रही है, वो जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं, कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें माई बहन मान योजना की खूब चर्चा अभी चल रही है। अब कितना कामयाब हो पाएगी, कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, ये एक अलग जो है चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही स्ट्रेटेजी, रणनीति, किस पर दांव खेला जाए, कौन जिताऊ पहलवान है, कौन जिताऊ घोड़ा है, यह बड़ा सवाल होता है। और हमने देखा कि 2020 में कांग्रेस को 70 सीट देकर किस प्रकार से आरजेडी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सबसे घटिया स्ट्राइक रेट, 70 में महज 19 सीट जीतने का कांग्रेस का रहा, और ये बड़ा कारण रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कई ऐसी कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं देना चाहिए था, उनको टिकट दे दिया गया और बुरी हार आरजेडी और महागठबंधन को झेलनी पड़ी। वो इस बार चूक ना हो, इसकी पूरी तैयारी आरजेडी खेमा कर रहा है और बड़े गौर से एनडीए के बागी सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, बागी चेहरों पर, बागी नेताओं पर नजर गड़ाए हुए है। आप तो इस बात को भी समझिए कि 2020 में क्या हुआ, चिराग पासवान को 24 से 25 लाख वोट मिला, अकेले लड़े थे इसके बावजूद। क्यों? क्योंकि बागियों को उन्होंने टिकट दिया था। और सिर्फ चिराग पासवान एक ऐसा नेता थे जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड की हालत पतली कर दी थी, और जो जेडीयू कभी 100 सीट, 80 सीट, 70 सीट जीतती थी, महज 43 सीट जीत पाई। तो इस तरीके के नेताओं पर आरजेडी ने गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया है, नजर बनाए रखा है। अब देखना होगा कि उस तरीके के कितने बागियों को टिकट दिया जाता है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हैं और उनको भी खुश करना है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।